चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, जिसमें अभी हम किस टॉपिक पर डील कर रहे थे। अभी हम देख रहे थे कि इससे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हमारी अगर लीनियर इक्वेशंस है तो, जिसमें हमने ये देख लिया था कि आपके अगर सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं तो आप सभी उससे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आपने देखा कि सर उससे हम रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उससे आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज हम उससे आगे की चीजें डील करेंगे कि आपका यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, आपका नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए जो अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट मैं बता देता हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल द ग्रेट ऑल गेट को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल द ग्रेट ऑल गेट को ज्वाइन करें, ताकि आप सभी स्टूडेंट को सेशन के लिंक मिल सके, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर क्लासेस का एडवांटेज ले सकें। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको क्या करना है? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक, then choose your plan, monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance। एंड जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सभी लोग स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पुलिंग फैसिलिटी, रेज एंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशन से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ये है हमारे न्यू बैचेस जो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर गेट एंड ईएससी, जिसमें आप देख सकते हैं फाउंडेशन एंड स्पार्क बैच फॉर मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच के लिए। आरोहन बैच है जहां पर किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए? मैकेनिकल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच, केमिकल ब्रांच, सीई ब्रांच, डबल ई ब्रांच एंड ईसी ब्रांच के लिए। एंड मिशन डीडीआर बैच फॉर मैकेनिकल ब्रांच। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से 30 जनवरी तक, जिसमें आपके हर संडे को आपके लिए यहाँ पर टेस्ट होने वाले। जो टेस्ट जो भी गेट एस्पिरेंट है उनके लिए रिवीजन टेस्ट होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से बोलिए भाई हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इनमें से ये जो टॉपिक्स हैं हमारे लीनियर अलजेब्रा का, जो आप जानते हैं कि सर गेट एग्जाम में अप्रॉक्स हमारे 2 to 3 मार्क्स का आता है, उसमें से हमने जो बेसिक चीजें थी वह बेसिक चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक। अभी हम किस पर चल रहे हैं? सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन पर। देन एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। बट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से पहले हमें सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन में ये देखना है कि आपकी कंडीशन की आपका यूनिक सोल्यूशन कब होता है। यूनिक सोल्यूशन के बाद आपको ये देखना है इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, और ये सब चीजें जो हैं आप दोनों चीजों में देखेंगे। फर्स्ट वन इज होमोजीनस सिस्टम हो आपका एंड सेकंड वन इज नॉन होमोजीनस सिस्टम। दोनों के केसेस में आपको ये सारी चीजें देखनी है। उससे पहले मुझे बताइए होमोजीनस के लिए आपको क्या बताया गया था कि अगर सर हमारा सिस्टम होमोजीनस है तो आपने क्या कहा था कि सर अगर देखा जाए तो हमें ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में हम जो लीनियर इक्वेशन है उन्हें लिखते हैं या नहीं? और अगर उसमें आपके b की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आप क्या कहते हैं? सर जी वह सिस्टम हमारा कौन सा होगा? नॉन होमोजीनस। और अगर आपके b की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो आपका सिस्टम कौन सा कहलाता है? सर जी होमोजीनस सिस्टम। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। चलिए 1 by 1 सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ये जो चीजें इससे हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। चलिए मीन्स सभी लोग इस एग्जांपल को देख लीजिएगा भाई। तो इस एग्जांपल को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं पूरा की पूरा। चलिए तो यार वैल्यूज बताइएगा मुझे, ठीक है?
चलिए वैल्यूज आप लिख लीजिएगा, फिर मुझे बताएगा। दिस इज 1 1 1 6 1 2 3 8 2 3 5 16। क्या वैल्यूज थी भाई? 1 1 1 6 1 2 3 8 2 3 5 16। चलिए तो इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें सर जी? रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। और अगर आपको इसे रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सर जी? इक्विवेलेंट फॉर्म में। और इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपकी सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या रहती है? जो फर्स्ट स्टेप आप जनरली करते हैं, पहली स्टेप क्या है कि सर अगर जीरो रो है तो उसे कहां पर लेकर आइए सर जी? बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में। बट अगर हम यहां पर जीरो रो की बात करें तो जीरो रो है या नहीं सर जी? किसी भी प्रकार से यहां पर कोई भी जीरो रो नहीं है। और अगर यहां पर जीरो रो नहीं है तो सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या थी? जीरो रो इफ एनी मस्ट बी बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। मींस जीरो रो अगर है तो उससे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। मूव ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी? द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इफ एनी। मींस अगर कोई लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है किसी रो में तो उसे कहां पर होना चाहिए सर जी? राइट हैंड साइड में होना चाहिए। कहां से सर? प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से। तो यहां पर आपने क्या कहा? चलिए सर इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी सर यहां पर प्रॉब्लम देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है सर जी? प्रॉब्लम हमारी क्या है सर जी? 1 और 2 ये क्या है सर? ये हमारी प्रॉब्लम है। क्यों है भाई ये प्रॉब्लम? क्योंकि सर जी इसमें देखा जाए तो फर्स्ट रो में तो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये हो चुका है। अब हमारा लीडिंग सेकंड रो में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कहां पर होना चाहिए सर जी? राइट हैंड साइड में। हमें नहीं पता कि कहां पर हो, इस पोजीशन पे हो, इस पर हो, इस पर हो, बट इतना पता है कि सर जी यहां पर तो नहीं होना चाहिए। और अगर यहां पर आप नहीं चाहते तो आपने क्या कहा सर जी? ये दोनों हमारी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना होगा सर? रिमूव करना होगा। किसे? इन्हें जीरो में कन्वर्ट करके। तो आपने क्या लगाया सर जी? R2 टेंड्स टू व्हाट? R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू व्हाट सर जी? R3 टेंड्स टू R3 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R1। जल्दी से बताइए, ऐसा ही करेंगे हाँ या ना? चलिए तो इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज 1 1 1 6। ओके सर जी। R2 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2। चलिए इसकी अगर हम बात करें दिस इज R3 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, दिस इज 5 माइनस 2 इज 3। ओके एंड दिस इज 16 माइनस 12 इज 4। ओके आपने क्या कहा? यस सर पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। एक लीडिंग एलिमेंट हमारा यहां पर है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। सेकंड लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट हमारा कहां पर है सर जी? इस रो में भी राइट हैंड साइड में। अब हम थर्ड रो में भी कहां पर चाहते हैं सर जी? राइट हैंड साइड में चाहते हैं। और अगर हम इसे थर्ड रो में राइट हैंड साइड में चाहते हैं तो आपने क्या कहा सर जी? अब हमारी प्रॉब्लम क्या है सर? दिस वन इज अवर प्रॉब्लम, क्योंकि सर ये जो है उसी के जस्ट नीचे है। हम चाहते हैं लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट यहां हो या फिर ना हो, बट हम यहां पर तो इससे बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो आपने क्या कहा सर जी? इसे आप जीरो करिए, दिस इज अवर प्रॉब्लम। और अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो आपने क्या कहा सर जी? इसको जीरो करना है ना। और हम चाहते हैं कि सर जी यहां भी हमारा जीरो बना रहे। तो आप क्या करते हैं सर? R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा सर जी? R3 टेंड्स टू व्हाट? R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। चलिए करिए भाई। द वैल्यू ऑफ A इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज 1 1 1 6। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0, this is 1, this is 2 and this value is 2. This value is come out to be 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 3 minus 2 is 1 and this is 4 minus 2 is 2. जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपकी रैंक कितनी आई है यहां पर? टेल मी, रैंक कितनी आई है डियर? यस, रैंक क्या होता है सर जी? रैंक इज नथिंग बट व्हाट सर? रैंक इज नथिंग बट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। और अगर इसमें अगर मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी?
फर्स्ट वन नॉन जीरो, सेकंड वन नॉन जीरो, थर्ड रो नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कि तीनों की तीनों एलिमेंट्स आपके क्या, जितने भी एलिमेंट है सारे जीरो होना चाहिए अगर आप जीरो रो कह रहे हैं तो यहां पर आपकी रैंक कितनी आ चुकी है सर जी? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3। आपका कंप्लीट हो गया रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। चलिए देखते हैं आपका नाउ। इसके बाद आपने क्या कहा सर जी? थर्ड कंडीशन अगर हम जाते हैं तो अब हम इसे रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म की आपकी कंडीशन क्या है सर? लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए सर जी? 1 ही होना चाहिए। तो यहां पर भी 1 है सर जी, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। मतलब सर जी हमारी थर्ड कंडीशन तो पहले से ही सेटिस्फाइड है। फोर्थ कंडीशन में आप क्या कहते हैं? द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स कॉलम। तो यहां पर ये देखिए, ये क्या है सर जी? अकेला। यहां पर तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें देखें तो प्रॉब्लम क्या है? दिस वन इज अवर प्रॉब्लम। ओके चलो भाई, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे जल्दी से बताइए। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जब भी आप उससे किस में कन्वर्ट करना चाहें, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें ना, तो आप क्या देखिए कि सर जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स में जो आप रो को इस प्रकार से अरेंज करिए कि जिसमें लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट में जिसमें सबसे कम जीरो हो उससे पहले की, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से पहले अगर जीरो कम है तो उससे आप पहले रखें। तो आपने देखा है सर यहाँ 1 है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से पहले 1 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सर जी 2 है, यहां पर नीचे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें ये रो मान लीजिए लेट अस सपोज ये रो आपकी यहां पर होती और ये रो यहां पर होती, तो आप क्या करते? सबसे पहले सर रोज को हम चेंज करते, क्योंकि सर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से पहले हम जीरोस को अरेंज करते हैं। यस और नो? जल्दी से बताइए आपने क्या करना है सर? सिर्फ अगर बाई चांस ये रो आपकी यहां होती और ये रो आपकी इधर होती, तो आप इसमें क्या करते हैं कि सर जी जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट जो ज्यादा रोज वाले हैं उससे हम क्या करते हैं सर जी, जिसमें जीरो ज्यादा है उससे हम नीचे करके इंटरचेंज कर लेते हैं। और फिर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि उस केस में इक्विवेलेंट फॉर्म होता नहीं होता, वो बातें ही नहीं कर रहा हूं। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जब भी आप लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से पहले देखें तो आपकी ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज अगर है तो वो बॉटम में होना चाहिए। चलिए अब आपने क्या कहा सर? मुझे इसे जीरो करना है, तो आपने क्या कहा सर जी? यहां पर ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या? R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। ओके नो, क्योंकि आप 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए सर जी लगाइए, तो आपके a की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ a इज कम आउट टू बी 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, एंड दिस इज 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 6 माइनस 2 इज, यस 6 माइनस 2 तो 4 होगा ना। अब माइनस में आप R2 माइनस R1 नहीं कर रहे हैं, आप R1 माइनस R2 कर रहे हैं। तो आप 1 माइनस 0 आपका 1, दिस इज 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 6 माइनस 2 इज 4, एंड दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज 2, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2। नाउ अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है सर जी? ये प्रॉब्लम जो थी हमारी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ये भी सही है, ये भी सही। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है सर? ये रहा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। प्रॉब्लम हमारी क्या है सर जी? ये दो हमारी प्रॉब्लम है। अब आपको अगर इन प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो कैसे करेंगे भाई सर जी? इन दोनों को अगर दूर करना है तो आप क्या करिए सर? इन्हें हमें जीरो करना है। तो एक काम करिए सर, R1 टेंड्स टू व्हाट? R1 प्लस ऑफ R3 कर दें, एंड R2 टेंड्स टू व्हाट सर जी? R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 कर देते हैं। क्या कहते हो भाई? यही क्या है सभी ने? चलिए करिए भाई। तो अगर इस a की बात करें तो आपकी ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस वन इज R1 प्लस R3, 1 प्लस 0 इज 1 सर जी, 0 प्लस 0 इज 0 सर जी, 1 माइनस 1 प्लस 1 इज 0, एंड दिस इज 4 प्लस 2 इज 6, एंड R2 की अगर बात करें 0 प्लस 0 माइनस ऑफ 2 टाइम्स दिस वैल्यू इज 0 ही आना है। इसकी बात करें दिस इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 इज 0, तो ये आ जाएगा कितना सर जी? 1 ही आना है। इसकी बात करें दिस वैल्यू इज 0, दिस इज R2, दिस वैल्यू इज 4 की बात करते हैं, दिस इज R2 माइनस ऑफ 4 मींस 2 माइनस ऑफ 4, दिस वैल्यू इज माइनस 2, एंड दिस वैल्यू इज एज इट इज 0, 0, 1 एंड 2। मुझे बताइए ये आपका रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं? जल्दी से बताइए। हो चुका है रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे से? दिस इज इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म।
चलिए अब आप सभी स्टूडेंट को ये समझ आ गया कि सर जी इकोलन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड रो इकोलन फॉर्म कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, एंड आप सभी स्टूडेंट को सभी टाइप के जो सॉल्यूशन है वो कब मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि सर वह सॉल्यूशन आते कैसे हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले डालिए सभी लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। चलिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम की इक्वेशन क्या थी भाई, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट सर जी, दिस इज इन द फॉर्म ए एम इंटू एन एक्स, दिस इज एन इंटू वन इज इक्वल टू बी एम इंटू वन, इसी फॉर्म में था। जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए, इसके अगर मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करूं तो आपने क्या कहा सर, इसके आपने सॉल्यूशन हमें बताए थे दो, इसके दो सॉल्यूशन होते, फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी इनकंसिस्टेंट एंड सेकंड वन इज व्हाट सर जी कंसिस्टेंट। फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी, फर्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट and second one is what sir ji, second one is consistent। इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इनकंसिस्टेंट मींस व्हाट, क्या बताया गया था भाई, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, आपका सॉल्यूशन किसी भी प्रकार से ना हो, मींस इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी, इनकंसिस्टेंट में आपका सॉल्यूशन किस टाइप के रहते हैं सर जी, इसमें क्या आता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन बता सकते हैं कोई, बताइए। ओके, मींस आपको क्या बताया गया था कि सर अगर आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में सारी चीजें डिसाइड दो चीजें करती है, एक आता है रैंक ऑफ ए एंड सेकंड वन इज रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। एंड अगर आप कह रहे हैं कि आपका सिस्टम में इनकंसिस्टेंट सिस्टम है जिसमें कि सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है सर जी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। चलिए, और अगर मैं कंसिस्टेंट की बात करता हूं तो कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है सर जी, कंसिस्टेंट में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। मान लीजिए किसके बराबर है सर जी, आर के बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या कहा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। कौन से दो टाइप के होंगे सर जी, कंसिस्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो दो टाइप के होंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी, फर्स्ट वन इज the unique solution, and second one is what sir ji, infinite solution। यूनिक का मतलब क्या होता है सर, यूनिक मतलब एक सोल्यूशन, यस नो, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जब आपका यूनिक सोल्यूशन आना है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आना, तो इसकी कंडीशन अब किससे डिसाइड होगी सर, ये डिसाइड होगी जो हमारी आर की वैल्यू आई है एंड जो हमारे एन है। एन क्या था आपका सर, एन इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स डियर। ओके, अगर आपने क्या पढ़ा था सर, यूनिक के केस में क्या होता था सर जी, इन केस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन सर, अगर आपके ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं ये किसके बराबर है सर जी, ये जो n की वैल्यू वो है हमारी किसके बराबर है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के बराबर है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा सर जी, यूनिक सोल्यूशन। मींस सर जी, फॉर यूनिक सोल्यूशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू व्हाट सर जी, n के बराबर। हाँ या ना, जल्दी से बोलो यस और नो। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो आप मुझे बताइए, n की वैल्यू बड़ी है हो सकती है या फिर r की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि सर जी n की वैल्यू बड़ी हो सकती है, r की वैल्यू से जो है हमारी n से बड़ी तो नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती थी, तो ये बराबर की ही कंडीशन है। तो सर अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहता हूं तो आपने कहा इनकंसिस्टेंट का टाइप है, इनकंसिस्टेंट में ये दोनों रैंक बराबर तो रहनी ही है, रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a ऑग्यूमेंटेड b इज इक्वल टू आर, ये आर के बराबर तो रहनी है, बट ये जो आर की वैल्यू वो क्या होना चाहिए सर जी, लेस देन एन। याद रहेगा भाई, जल्दी से बताइए। चलिए 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 चलिए,
अब चलते हैं इससे आगे, सॉल्यूशंस वगैरह क्वेश्चंस वगैरह चलेंगे, बट इसमें ना एक चीज स्ट्राइक करती है, आपके दिमाग में अभी स्ट्राइक किया नहीं होगा, बट एक चीज हम बहुत ही अच्छे से उसमें देखते हैं। यार एक बात बताओ, यहां पर सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, इसकी जो आर है, इस आर की वैल्यू क्या है सर जी, लेस देन एन है। और लेस देन एन है मतलब सर जी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो एन माइनस आर जो है वो वैल्यूज बराबर आई नहीं है हमारी, मींस उसका कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चलिए उस डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, अगर आपका सोल्यूशन है ए एक्स इक्वल्स टू बी का, ए एक्स इक्वल्स टू बी में किस टाइप का सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आपका किस टाइप का सोल्यूशन है डियर, इनफाइनाइट सोल्यूशन। देन नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल और डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर जी एक बात बताइए, इतनी चीजों को एक अलग अलग नाम से आपने क्यों बता दिया सेम ही चीज को। भाई ये इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में ना आपके तीनों अलग अलग नाम से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है सर जी, नथिंग बट व्हाट, एन माइनस आर। अब सर ये होता क्या है, इसका फील्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, ये सब चीजें। तो देखिए इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज्यादा वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस पर मैं बेस्ड अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो क्वेश्चन से ही ये चीज क्लियर हो पाएगी। मैं आपको कितना भी कह लूं कि ऐसे केसेस में ऐसी मैट्रिक्स बनती है, ये बनती है, आप इसके तरीके से सॉल्व करिए ना, बट हाँ ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये चीज जब मैं बताऊंगा तो आपको सब चीजें क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट करें, बट एक से दो क्वेश्चन के बाद जब मैं इस पे चीजें लेकर जाऊंगा तो आपको सारी चीजें इसमें समझ, ए टू जेड सारी चीजें समझ आने वाली। ओके चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन सोचते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप कितना सोच सकते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन किस टाइप के कौन कौन से आए हैं, मैं आपसे क्वेश्चन की वैरायटी पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन के टाइप कौन कौन से यहां से बन सकते हैं। क्वेश्चन टाइप फॉर गेट, चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन टाइप में यार एक बात बताओ, आपको इक्वेशंस दे दी, ठीक है, सबसे पहला टाइप तो आपका यही बन सकता है कि आपसे क्या पूछ ले कि आपका सॉल्यूशन किस टाइप का है। मींस आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया गया और उस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में आपसे क्या पूछ ले कि आपका सॉल्यूशन किस टाइप का, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। मींस आपसे क्या पूछ सकता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे सर जी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन का बहुत ही सिंपल सी चीज है सर, दो चीजें हो सकती है, फटाफट बता दीजिए जो अभी मैंने लिखा ताकि आपको क्वेश्चन करें तो आपको पता रहे कि ऐसे ऐसे करना है। सर जी कंसिस्टेंट हो सकता है सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ऑप्शन आपसे इसी प्रकार से दे सकता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट में आप क्या कहेंगे सर जी, हम क्या करेंगे सर जी, फॉर इनकंसिस्टेंट हम निकालेंगे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, दोनों की वैल्यू क्या होगी सर जी, बराबर नहीं होगी। एंड इस इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं सर जी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सेकंड वन कंसिस्टेंट, इस कंसिस्टेंट में क्या होगा सर जी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। तो पहला क्वेश्चन भाई यही बन सकता है, आपसे ये पूछ ले कि आपका सोल्यूशन किस टाइप का, आपको दे दें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बोथ द टाइप, नन ऑफ दिस, ऐसे बनाकर आपसे दे सकते हैं। और उसके भी अगर डेप्थ में जाना चाहे तो आपको कौन से टाइप नाम से दे सकता है, नो सॉल्यूशन एंड
यूनिक सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट सर जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कहेंगे कि सर जी इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन एन नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू आर, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो जाएंगे सर जी, आर इज लेस देन एन। ओके, चलिए तो ये हुआ क्वेश्चन का। यहां पर आपके दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पर पूछ सकता है या फिर आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, आपसे क्या पूछ सकता है? यस ग्रेट, आपसे क्या कर सकता है सर, हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी गिवन हो क्वेश्चन में कि भैया आपका जो है सॉल्यूशन जो है यूनिक है, इनफाइनाइट है, आपका सभी आपको टाइप गिवन, और उसमें आपसे क्या पूछ ले कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द इक्वेशन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन। चलिए इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, बताइए बताइए, टेल मी। इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आप ये देखिए आप कितना जो है एग्जामिनर के बारे में सोच पाते हैं, नहीं सोच पा रहे? चलिए आइए हम बताते हैं। एक बात बताइए, आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आपने सॉल्यूशन कहा है यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपने इसका यूनिक सॉल्यूशन कहा है तो मुझे ये बताइए वो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक्स वाई जेड की आप एक एक वैल्यू बता रहे हैं, मुझे वो वैल्यू बताइए कि आपके x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है। मींस आपसे पूछ सकता है कि आपका वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन, मींस आप वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन कह दीजिए या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड कह लीजिए। तो ये आपसे वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड पूछ सकता है, किसके केस में? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि भाई नो सॉल्यूशन के केस में तो सॉल्यूशन ही नहीं है। क्यों भाई? यूनिक सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि भाई नो सॉल्यूशन के केस में तो सॉल्यूशन ही नहीं है। इनफाइनाइट के केस में तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो निकालने के लिए वो देगा नहीं कि इनफाइनाइट है, किसी का मन ये हुआ किसी का ये हुआ। चलिए मींस आपने क्या कहा, आपसे क्या पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इन केस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज, एंड आपको क्या बताया गया था सर यहां पर, नेक्स्ट वन आपसे क्या पूछ सकता है, अगर सॉल्यूशन आपका कौन सा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। मींस आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल और डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। आप ना किसी भी एक टॉपिक को पढ़ें तो उसमें ना यही सोचा करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि जितना आप सोचेंगे भाई उसी टाइप से वैरायटी दे सकते हैं। और अगर किसी के बारे में आप सोच नहीं पाए तो आप टीचर से पूछिए अपने कि सर जी इस पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इसके बाद कोई सोच के बता सकता है मुझे कि सर जी इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? जल्दी से बताइए यार, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, सही से देखे तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। चलिए एक बात बताइए, आपसे बोला नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल कितने होंगे? आपसे ये भी तो पूछ सकता है वो फ्री वेरिएबल कौन से होंगे? जो आपका एक्स वाई जेड दिया उसमें आपने कहा कि सर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने होंगे, बट आपसे ये भी तो पूछ सकता है वह फ्री वेरिएबल कौन से होंगे। मींस आपसे ये पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर हमसे फ्री वेरिएबल का नाम पूछ सकता है, फ्री वेरिएबल कौन से होंगे। प्लस आपने क्या कहा, सर मैंने ये कहा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इतने होंगे। आपसे वो भी तो पूछ सकता है कि आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो वह वेक्टर कौन सा है। मींस आपसे वेक्टर भी पूछ सकता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बताओ, यस और नो। तो आपके ये एक छोटा सा जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इस टॉपिक पर गेट एग्जाम आपसे इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है,
चलिए अब हम जो है 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि आपसे ये कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप सोचे कि ओ हो, तो सर अब हमें क्या करना है भाई, एक एक टाइप के हम इस पे सभी पर आपको एक एक क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पर हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर। तो एक काम करिए यार, ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लिखे फिर मुझे बताइए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। चलिए जल्दी से लिखिए भाई ये क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 20 एंड x प्लस 4y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। चलिए वैल्यूज बोल दिएगा, बाकी तो क्वेश्चन तो हम ही बना देंगे, आप टेंशन ना लें इसका। चलिए बताइए इक्वेशन बता दीजिए हमें, क्या इक्वेशन थी भाई? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 4y प्लस इज इक्वल टू 20, x प्लस 4y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। यहां पर आपको अननोन दिख रहे हैं लैम्डा म्यू, तो आपके इस पे से कौन सा क्वेश्चन बनेगा भाई, आपकी कौन सी वैरायटी बनेगी, आप देख के थोड़ा सा बता सकते हैं कौन सा? सर जी सेकेंड टाइप मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द सॉल्यूशन इज। एक ही क्वेश्चन में सारी वैरायटी करा दें इसकी कि लैम्डा एंड म्यू अननोन पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते, किस टाइप से करेंगे, एक ही उसमें सारे करा देते ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द सॉल्यूशन इज, फर्स्ट वन इज कि आपका सॉल्यूशन कैसा हो, सर जी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, नेक्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। कोई भी कर लीजिए आगे पीछे, बट करना तो तीनों ही है, ठीक है। आपके पास किसी भी टाइप पे पूछ सकता है कि लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू बताइए ताकि आपका सोल्यूशन किस टाइप का हो, इनफाइनाइट हो, आपका नो सोल्यूशन हो, या फिर आपका यूनिक सोल्यूशन की आपसे कंडीशन पूछी जाए, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, पेन वगैरह रखे रखो भाई, पेन वगैरह रखे रखिए, हम करवा देते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, पहले आपका एक क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आप फील कर सकें, उसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि आपको गेट एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के। चलिए सबसे पहले आपने क्या कहा कि सर सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सर जी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? सर जी हम मैट्रिक्स ए और ए ऑग्यूमेंटेड बी दोनों बनाएंगे, बट सर जी एक देखा जाए ए ऑग्यूमेंटेड बी ही बना लेते तो हमें ए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सर ए का पोर्शन हमें डायरेक्टली ही दिखेगा। तो आपने क्या कहा सर सबसे पहले मैं बनाता हूं मैट्रिक्स ए ऑग्यूमेंटेड बी, क्या होगी भाई बताइए तो? दिस इज 1 1 1 ऑग्यूमेंटेड 6, दिस इज 1, दिस इज 4 6 20, this is 1, this is 4, this is lambda and this is mu। चलो भाई सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि सर सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सर इसे कन्वर्ट करिए आप किसमें? इक्विवेलेंट फॉर्म में। और इक्विवेलेंट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना तो पहली कंडीशन क्या है? जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, मींस अगर जीरो रो है तो उससे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए, और अगर जीरो रो नहीं है तो सर जी किसी भी प्रकार से वरी होने की जरूरत नहीं है। और यहां पर देखें तो किसी भी प्रकार से कोई भी जीरो रो यहां पर नहीं है, तो मींस पहली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड, हमें कोई भी वरी होने की जरूरत नहीं। सेकंड कंडीशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड कंडीशन क्या है? सर द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। तो आपने क्या कहा सर जी ये है आपका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इसका, तो सर जी राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो सर ये दोनों हमारी क्या है? और अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा भाई? जीरो। और इन्हें जीरो कैसे करेंगे बताओ तो? ओके ओके
दिस इज व्हाट R2 टेंड्स टू व्हाट R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू व्हाट R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। चलो करो भाई सब्ट्रैक्ट और फटाफट करिए। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी A ऑग्यूमेंटेड B। इसकी वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पहली रो में तो आपने कोई भी चेंज नहीं करा, तो पहली रो तो एज इट इज रहने वाली 1 1 1 ऑग्यूमेंटेड व्हाट सर जी 6। ओके इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 मीन्स 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 4 माइनस 1 इज, दिस इज 6 माइनस 1 इज 5 एंड दिस इज 20 माइनस 6 इज 14। ओके इसकी अगर मैं बात करता हूं 1 माइनस 1 इज 4 माइनस 1 इज 3 एंड दिस इज लैम्डा माइनस 1 एंड दिस इज म्यू माइनस 6। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर ये हो गया हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, ये उसके राइट में। अब मुझे राइट में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है सर जी? यहां पर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें सो दिस 3 इज अवर प्रॉब्लम, क्योंकि सर जी इसको 0 होना चाहिए था बट ये हमारा 0 हुआ नहीं सर जी। तो क्या करें? आपने क्या कहा सर इसको अगर 0 करना है इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो सिंपल सा काम करिए। वो क्या है सर जी? R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर R2 क्यों, R1 क्यों नहीं कर सकते भाई? R1 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सोचिए तो यहां पर 0 माइनस 1, हम एक तो यहां पर 0 चाहते हो, जैसे ही 0 माइनस 1 करेंगे यहां पर माइनस 1 आ जाएगा। तो आपने क्या करा, सिंपल सा काम करिए सर जी, क्या R3 टेंड्स टू व्हाट R3 माइनस R2। चलो भाई करिए। A ऑग्यूमेंटेड B इज इक्वल्स टू दिस इज 1 1 1 6, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 4। चलिए इसमें से करिए 0 माइनस 0 इज 3 माइनस 3 इज 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 इज लैम्डा माइनस 6 and this is mu minus 6 minus 14 is mu minus okay। अब भाई दोनों को एक साथ क्यों करवाया मैंने A ऑग्यूमेंटेड B को? क्योंकि आपने क्या कहा सर अगर अब मैं यहां पर बात करूं तो इससे आप रैंक ऑफ A भी निकाल सकते हो और रैंक ऑफ A ऑग्यूमेंटेड B भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे रैंक ऑफ A की बात करूंगा तो सिर्फ आप किसके बारे में सोचेंगे? इतने मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। और अगर मैं आपसे रैंक ऑफ A ऑग्यूमेंटेड B की बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे सर जी? पूरे मैट्रिक्स के बारे में सोचेंगे। ओके अब यार इससे अगर आप अलग अलग करते A और A ऑग्यूमेंटेड B को तो यही स्टेप आपको A के लिए करते, फिर आप इससे A ऑग्यूमेंटेड B के लिए करते, फिर दोनों को कंपेयर करके देखा करते, तो इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको यह तरीका बताया। चलिए तो पहला आप क्या चाहते हैं कि सर जी किसको करा जाए? सबसे पहले कंडीशन हम यहां पर देखते हैं किसकी, कि सर अगर यहां पर बात करते हैं सबसे पहले नो सॉल्यूशन की कंडीशन। चलिए पहले इनफाइनाइट का ही देख लेते हैं। अब इनफाइनाइट लिखा है तो इनफाइनाइट की कंडीशन क्या है? पहले मुझे रैंक के थ्रू बताइए कि आपकी इनफाइनाइट का मतलब क्या है सर जी? इनफाइनाइट के केस में आपका क्या होता है सर? रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑग्यूमेंटेड B इज इक्वल टू R इज लेस देन N, यही होता है। और n क्या होता है सर? n इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल बताओ तो यहां पे कितनी है? 3। तो आप चाहते क्या हो सर? मैं चाहता हूं कि ये जो येलो बॉक्स की जो मैट्रिक्स है और ये जो ग्रीन बॉक्स की मैट्रिक्स है दोनों की रैंक क्या हो? बराबर हो। और बराबर हो और किससे कम हो सर जी? 3 से कम हो। तो यार पहली चीज तो आपने ये कहा कि सर 3 से कम चाहिए ना मुझे, तो एक चीज तो श्योर है कि ये वाली रो पूरी की पूरी क्या होना चाहिए सर जी? 0 होना चाहिए सर, बिकॉज रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपने कहा कि हाँ सर इसके अगर बात करते पहले येलो बॉक्स के बारे में देखते हैं, तो आपने कहा येलो बॉक्स की रैंक 3 से तो कम होना चाहिए। 3 से कम अगर आप चाहते हो तो आपने क्या कहा सर जी? इस लैम्डा की वैल्यू क्या होना चाहिए सर जी? 6 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 6 होगा तभी तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 0 0 सिर्फ इस मैट्रिक्स A की बात करेंगे। और ये 0 ये 0 ये 0, तो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? 1 एंड 2। तो इसकी रैंक सर जी 2 हो जाएगी। 3 से तो कम है। हमें किससे मतलब है कि सर 3 से कम होना चाहिए। तो आपने क्या कहा सर? लैम्डा की वैल्यू हमारी 6 होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू 6 होगी तो ये हो जाएगा 0। ओके तो ये किसकी रैंक आ रही है सर? लैम्डा इक्वल टू 6 रहता है, तब हमारी रैंक ऑफ A कितनी आ जा रही है सर जी? नथिंग बट व्हाट? 2। चलिए
अब अगर ये वैल्यू आपकी 0 है, अब आपने क्या किया, लैम्डा इक्वल टू 6 ले लिया, तो ये वैल्यू तो 0 हो चुकी होगी। अब आप क्या चाहते हैं कि सर सिर्फ ए की नहीं, ए ऑग्यूमेंटेड बी मींस जो ग्रीन बॉक्स है उसकी भी रैंक क्या होना चाहिए सर जी, 3 से कम होना चाहिए। और 3 से कम आपने क्या कहा, 2 चलेगा? हाँ सर 2 चलेगा, 1 चलेगा, सब कुछ चलेगा सर। अगर इसकी बात करें तो हमने क्या करा सर जी, इस वैल्यू म्यू की क्या होना चाहिए सर जी, म्यू की वैल्यू भी 20 होना चाहिए, क्योंकि ये जब 0 होगा तभी तो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी कितनी होगी सर जी, 2 होगा। एंड ये दोनों वैल्यूज किससे कम है सर जी, 3 से कम है। तो आपके लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू आ चुकी है। ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि सर मुझे सॉल्यूशन चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। तो यार उसके लिए ना एक काम करिए, सबसे पहले मुझे वो इक्विवेलेंट फॉर्म के ए ऑग्यूमेंटेड बी की मैट्रिक्स बता दीजिएगा। बी आपको चाहिए कि सर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बताइए तो भाई, मैट्रिक्स बता दीजिए मुझे ए ऑग्यूमेंटेड बी में इक्विवेलेंट फॉर्म के बाद, इक्विवेलेंट फॉर्म में दिस इज 1 1 1 6 0 3 5 14 0 0 लैम्डा माइनस 6। ओके यही था। चलो भाई, तो इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये येलो जो है, आपको ये येलो किसके बारे में बताएगा सर, ये जो येलो है ये हमें किसके बारे में बताएगा सर, दिस विल टेल यू अबाउट रैंक ऑफ ए, ठीक है। और ये जो ग्रीन बॉक्स है, आपने क्या कहा सर, ये जो ग्रीन बॉक्स है ये आपको किसके बारे में बताएगा, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। चलो भाई यूनिक की कंडीशन बताओ, यूनिक की कंडीशन क्या थी सर जी। यूनिक की अगर कंडीशन की बात करें तो सर जी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं सर जी, 3। कितने हैं भाई, 3। मतलब मुझे रैंक चाहिए 3। अब यार रैंक 3 के लिए आप एक बात बताइए, आपने सबसे पहले बोला कि सर जी मैं रैंक ऑफ ए के बारे में सोचता हूं। इसमें स्टूडेंट को थोड़े से डाउट आता है तो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपने ए के बारे में सोचा, आपने क्या कहा सर, रैंक अगर मुझे ए की चाहिए कितनी सर जी, रैंक ऑफ ए मुझे 3 चाहिए। अगर आपको रैंक ऑफ ए चाहिए क्या सर जी, 3 चाहिए। और अगर आपको रैंक ए की 3 चाहिए तो आप क्या कहेंगे सर जी, ये वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए तो आप क्या कहेंगे सर जी, ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये क्या होना चाहिए सर जी, नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। हमें ये श्योर है कि लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू 6 हो गया तो हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रूल्स कितनी हो जाएंगी सर जी, 2 हो जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 है। बट जैसे ही आपने लैम्डा के बारे में बता दिया, आपने क्या कहा, ये वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 0। अब आपने रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के बारे में सोचा कि इसकी 3 होना चाहिए। तो मुझे बताइए भैया, जब आपने लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 कह दी, इसका मतलब आपने कह दिया कि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है मेरे लाल, इसका मतलब ये है कि सर जी आप ये जो वैल्यू इसको कुछ भी कर दीजिए, आप इस म्यू की वैल्यू 20 रख दो, जो मन करे जो दिल करे आप रख दीजिए। ये वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 0 ना हो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सर ये एक वैल्यू तो अननोन, ये जो है नॉट इक्वल टू 0 हो चुकी है। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, यही तो रैंक होता है। और यहां पर ये एक वैल्यू पहले ही नॉट इक्वल टू 0 हो चुकी है। तो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि सर जी ये जो है म्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या है सर जी, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। और डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं सर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। हाँ या ना, अरे थोड़े तेज बोलिए भाई। चलिए, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। चलिए तीसरी कंडीशन आपकी कौन सी है भाई, कौन कौन सी देख लिया आपने। तीसरी कंडीशन आपकी क्या बची है सर जी, हमारी देखिए सर, नो सॉल्यूशन हो चुका है, यूनिक सॉल्यूशन हो चुका है हमारा, कौन कौन से, इनफाइनाइट यूनिक हो चुका है। अब चलते हैं हम नो सॉल्यूशन के केस में। चलिए नो सॉल्यूशन के केस में आप क्या चाहते हैं भाई, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहती है सर जी। इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन
सर इन केस ऑफ नो सोल्यूशन रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ पहले तो, ये बताइए। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड नो सोल्यूशन की कंडीशन में बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर जी ये दोनों की दोनों बराबर ना हो तो ये कैसे कब पॉसिबल है, सोच के बताइए, थोड़ा सा आप लोग सोच के मुझे बताइए कि ये कब हो सकता है कि सर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी बराबर ना हो। लैम्डा की वैल्यू हो जाए 6, ओके। क्यों होना चाहिए 3, क्यों होना चाहिए? ठीक है, तो उससे कम भी तो कर सकते हैं, तो फिर ऊपर तो 6 है ना। कहां पर 6 है? ये टॉप, कोई बताना चाहेगा? चलिए हम बताते हैं। यार एक बात बताओ सिंपल सी, आपने क्या कहा सर जी रैंक 1, अगर हम इसकी बात करते हैं सर फर्स्ट रो एंड सेकंड रो की, सर जी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो का हमारा जो है सर लैम्डा म्यू से कुछ लेना देना नहीं है सर। उससे अगर आप कन्वर्ट करने बैठे तो आप इससे पूरा की पूरा आपका इक्विवेलेंट फॉर्म तो मेंटेन रहना चाहिए। तो जैसे ही जब आपने देखा कि सर मैं रैंक ऑफ ए की बात करता हूं तो आपने क्या कहा, अपना आंसर सही दिया, बट आपसे जो हमने घुमाकर क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर नहीं दे पाए। आपने क्या कहा सर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूजन ये आता है कि सर ये काम करते हैं रैंक ऑफ ए को 3 कर देते हैं और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी को 2 कर देते हैं, क्या ये पॉसिबल है? सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने रैंक ऑफ ए 2 कर दिया तो वह कब होगा, लैम्डा इक्वल टू 6, मतलब ये वैल्यू 0 होगी, यस और नो। अगर आपने क्या कहा कि सर मैं अगर इसकी बात करता हूं, आपने इससे कर दिया किसे, लैम्डा नॉट इक्वल सॉरी लैम्डा नॉट इक्वल टू 6 सॉरी इसकी आपने बात करी कि सर मैंने इससे नॉट इक्वल टू 6 ले लिया। अगर आपने इससे नॉट इक्वल टू 6 ले लिया तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया सर जी 3। अब आप कहेंगे कि सर मैं रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी 2 कर दूंगा, तो भैया 2 कैसे पॉसिबल है? 2 आप सिर्फ इसे 0 करने से नहीं होगा, पूरी की पूरी रो 0 होना चाहिए, और सर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने क्या कहा सर अगर मैं चाहता हूं कि सर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड भी दोनों की दोनों बराबर ना हो, तो इसके केस में आप क्या कहेंगे, सिंपल सा काम है सर, क्या करिए रैंक ऑफ ए को हम कर लेते हैं 2, और वो 2 कैसे होगी, जब हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। एंड अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, आपने क्या करा सर जी ए ऑग्यूमेंटेड बी की जो रैंक है उसको क्या कर दीजिए, और ये 3 कैसे हो जाएगी, जब हमारा लैम्डा क्या होगा सर म्यू क्या होगा। तो एक क्वेश्चन में आपको ये जो है जितनी वैरायटी आपकी पॉसिबल थी सारी की सारी आपको वैरायटी से समझ आई कि हाँ सर हमारे यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हुई कि सर अगर हमारे पास अननोन का क्वेश्चन आया तब हम कैसे करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में हमारे अननोन्स कैसे आएंगे, लैम्डा म्यू सारी चीजें। जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए इसमें एक छोटा सा अपने का 5 to 10 मिनट्स के टॉपिक और है, उसे भी हम कंप्लीट कर देते, फिर जो है नेक्स्ट सेशन से थोड़ा सा इसमें से आगे बात करेंगे। चलिए एक काम करिए, वेट अ सेकेंड, चलिए जल्दी से इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस दिस वन। चलिए फर्स्ट दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 18। लिख लिया भाई, 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 18। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करिएगा, 10 मिनट में आपका ये एंड कर देंगे हम। जल्दी से बोलिए इक्वेशन बोलिए तो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 6z इज इक्वल टू 18। चलिए जल्दी से बताइए इसका सोल्यूशन किस टाइप का होगा। अब आपसे मैंने इसमें क्या पूछ रहा हूं, इसमें मैं आपसे देखिए इसका आपको बता देते हैं। सुनिए पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए आप।
आपसे पूछा है हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके माय डियर, और अगर आपको वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालना तो मुझे बताइए गेट एग्जाम में आपके टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? अरे सुनिए तो टाइप समझिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक आता है एमसीक्यू और दूसरा आपने कह दिया सर एनआईटी टाइप का। जनरली आपके इसी टाइप का आते हैं, एमएसक्यू की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या कहा, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, हाँ या ना? यार एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू तो आपके लिए सिंपल है, क्या करो सर एक्स वाई और जेड जो ऑप्शन हमें दिए गए उनकी वैल्यू उठाओ और जो आपकी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो क्या हो जाएगा, उसका आपका आंसर हो जाएगा। मींस डायरेक्टली आप किससे कर सकते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई करने से। बट यार अगर आपका एनआईटी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अब स्टूडेंट कहते हैं सर जी एनआईटी टाइप का भी आ गया तो क्या दिक्कत है? भाई अगर एनआईटी टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसने आपसे कुछ इक्वेशन ऐसी बना के पूछ ली, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाय वाई प्लस ऑफ जेड प्लस वाई, लो इसी टाइप से कोई भी इक्वेशन बना दी और अब आपसे पूछ ली इसकी वैल्यू बताइए, तो फिर भैया आपको सॉल्व करना पूरा पड़ेगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे सर जी, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या टाइप ऑफ सोल्यूशन की। सर जी टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या है इसमें? तो आपने क्या करा, इससे अगर मैं करता हूं ए ऑग्यूमेंटेड बी की वैल्यू, तो आपका कितना हो जाएगा सर जी, ए ऑग्यूमेंटेड बी मुझे फाइंड आउट करना है। तो ए ऑग्यूमेंटेड बी कितना हो जाएगा सर जी? दिस इज, फटाफट बोलिए थोड़ा सा फास्ट, 1 1 1 ऑग्यूमेंटेड 6, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 8, थोड़ा सा फास्ट बोलिए भाई, दिस इज 2 3 6 18, ग्रेट। चलिए भाई, तो आपने क्या कहा सर इससे मुझे इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है सर, 1 और 2 हमारी क्या है सर जी, प्रॉब्लम है। करिए भाई इसे इक्वलन फॉर्म में, अगर आपकी 1 और 2 प्रॉब्लम है तो आपने क्या करा, चलिए सर जी करिए इससे कन्वर्ट। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए ऑग्यूमेंटेड बी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1 1 1 ऑग्यूमेंटेड 6। और अगर आप इसकी बात करें, इससे आप 0 करना चाहते तो आपने ऑपरेशन क्या लगाया सर जी, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस भैया 2 टाइम्स ऑफ R1। यार ये क्या करा, 2 है ये 1 है तो 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दीजिए। तो आपने इसमें से माइनस किया, दिस वैल्यू इज 0, दिस इज 2 माइनस 1 इज 1, दिस इज 3 माइनस 1 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2, this value is 2 minus 2 is 0, this is 3 minus 2 is 1, this is 6 minus 2 is 4 and this value is 18 minus of 12 is okay, great। अब आप क्या करेंगे सर जी, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आपने क्या करा, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है सर, 1 इज अवर प्रॉब्लम, और इससे अगर आपको 0 करना है तो क्या लगाएंगे भाई सर जी, एक काम करिए आप इससे R3 टेंड्स टू क्या कर दीजिए, R3 माइनस ऑफ R2। तो जैसे ही आपने इससे करा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए ऑग्यूमेंटेड बी एंड दिस वैल्यू इज 1 1 1 6। चलिए करिए भाई, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, दिस इज 0, दिस इज एज इट इज 0 1 2 2, दिस वैल्यू इज एज इट इज, दिस इज 0, दिस इज 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, दिस इज 6 माइनस 2 इज 4। अब ये आपका क्या आ गया, इक्वलन फॉर्म में। ये क्या हो गया सर जी, दिस वन इज इन इक्वलन फॉर्म। एक बात सुनिए, अब मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान से यहां पर देखिए, ये आपका क्या होगा, इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए पहले तो मुझे रैंक बता दीजिए, रैंक ऑफ ए कितनी आई है, इतने की देख के रैंक बताइए, कितनी नॉन जीरो रोज है सर जी, तीनों की तीनों नॉन जीरो ही है। तो आपने क्या कहा सर, रैंक ऑफ ए इज 3। और अगर मैं आपसे पूछता रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी पूरे की बताइए, तो तीनों की भी आप क्या बताएंगे सर जी, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी क्या है, वो भी 3 है। एंड ये किसके बराबर है सर जी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या था हमारा n, और जिसकी वैल्यू क्या है सर जी, नंबर ऑफ वेरिएबल था हमारा n, और इसकी वैल्यू भी हमारी क्या है सर जी 3। मीन्स आपका सोल्यूशन किस टाइप का हो गया है आपका सर जी, सोल्यूशन इज ऑफ टाइप यूनिक सोल्यूशन। हाँ सर जी, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अगर आपका सोल्यूशन यूनिक टाइप का हो गया तो अब सुनिए,
बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी जगह पर आपको जो है चीजें किस फॉर्म में दी रहती है कि सर इससे आगे आप लेकर जाइए, किससे रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में या किसी तरीके से। हाँ, वो क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने का, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब यार आपकी रैंक जब 3 होनी ही है, आपकी जो है 4 की मैट्रिक्स देगा तो आपके राइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर जाएंगे, तो आप एक वेरिएबल तो वैसे ही निकाल पा रहे हैं ना, तो आप इक्विवेलेंट फॉर्म पर ही जाके रुक जाइए। आपको रिड्यूस में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए, यहां पर देखें तो सबसे सिंपल क्या दिख रहा है, इक्वेशन कौन सी की बनेगी, जल्दी से बताइए। सर जी थर्ड रो की बनेगी। थर्ड रो की अगर बात करें तो क्या बनेगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो आपका क्या बना 2z इज इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई है। अब अगर मैं आपसे बात करूं फिर आप किस में गए, सेकंड में, तो क्या बन रहा है सर जी y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। तो यहां पर z की वैल्यू कितनी है सर जी 2, तो ये हो गया 4, एंड दिस वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी -2। अब अगर मैं x की आपकी y एंड z की वैल्यू आ गई, तो पहली इक्वेशन बताइए, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज x, द वैल्यू ऑफ y इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 2, दिस इज 6। तो आपकी यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आप सोल्यूशन क्या कह देंगे सर जी, अगर सोल्यूशन इज x इज 6, द वैल्यू ऑफ y इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 2। अब भाई सुनो, एक बार ना इसको करने के बाद ना चेक भी कर सकते, कैसे, इन वैल्यूज को उठाइए यहां पर रख के देखिए, x की वैल्यू आपने 6 रखी, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 2, 6 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर। सेकंड इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं, दिस इज 6, दिस इज -4 एंड दिस इज कम आउट टू बी 6, तो ये आपका 8 आ रहा है। यस सर, तो आप इस प्रकार से यूनिक के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। इनफाइनाइट की चीजें जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए, आपको सारी चीजें समझ आई? चलिए गाइस, तो सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।